हाय एवरीवन, वेलकम टू कैमटेकी। मेरा नाम है निशा और हम कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। उसमें आज करना है जो टॉपिक हमें वो है बोहर का जो मॉडल था। बोहर ने जो मॉडल प्रपोज किया था उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ था, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था। लाइक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ में। रदरफोर्ड ने भी बोला था कि सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, हमने लिमिटेशंस पहले वाले लेक्चर में किए हैं कि वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। लाइक इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है, ये नहीं बता पाया था पहली लिमिटेशन। दूसरी थी कि वो स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो हमने देखा लाइमन बार्मर, और ये सीरीज में लाइंस क्यों आ रही हैं अलग अलग, तो ये भी नहीं बता पा रहा था। ठीक है, तो ये दो मेन थी। उसके बारे में इनको जब वो लिमिटेशंस को नहीं बता पाए, इनका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, तो फिर आया था बोहर का मॉडल, नील्स बोहर। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, कुछ बातें बताई हैं, लाइक एटम कैसा होता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, उन्हीं को क्या बोल देंगे, पोस्टुलेट्स। मतलब इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमता है, या फिर एनर्जी क्या होगी, रेडिएश क्या होगी, ये सब बताया, उन्हीं को क्या बोलेंगे, पोस्टुलेट्स। उनके पॉइंट्स थे ये, मान लो। तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे हम, बुक वाली लैंग्वेज ना यूज़ करके, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, ये बात तो रदरफोर्ड ने भी बोली थी कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। और कितने सर्कुलर ऑर्बिट्स हो सकते हैं, एक न्यूक्लियस मान लो ये है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर न्यूक्लियस हो सकता है यहाँ पे, थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे। ठीक है, कितने भी सर्कल आप बना सकते हो इसको चारों तरफ, जो ऑर्बिट बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला बोहर ने, ऑर्बिट्स हैविंग फिक्स्ड एनर्जी कैन हैव इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड ने बोला था कि सर्कुलर में जाएगा, लेकिन बोहर बोल रहा है कि सर्कुलर में जाएगा लेकिन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में जाएगा जिनकी एनर्जी कुछ फिक्स्ड एनर्जी होगी, कैन हैव इलेक्ट्रॉन एनर्जी। और जिन ऑर्बिट्स में होगा उनको क्या बोल देंगे, एनर्जी लेवल या फिर स्टेशनरी लेवल। डिनोट कैसे करेंगे, 1 2 3 4 KLMNO ऐसा आगे चलता जाए, या तो इससे कर दो 1 2 3 4 से, या फिर KLMNO। ठीक है, इसको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं एक बार, फिक्स एनर्जी का मतलब क्या है। और तीसरा पॉइंट एक बार और सुन लो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। इन्होंने बोला कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्वांटाइज्ड है। एक बार इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ मैं क्या है। तो ये है न्यूक्लियस, यहाँ पे बोहर ने क्या बोला, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, और ऐसे ऐसे शेल्स बनी होंगी, उनको कैसे डिनोट करेंगे, KLMNOP से डिनोट कर सकते हो, या फिर 1 2 3 4 से। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे है, तो बोहर के अकॉर्डिंग सिर्फ इसी ऑर्बिट में होगा। इन दोनों के बीच में ये दो ऑर्बिट्स हैं जो फिक्स एनर्जी के हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन इनके बीच में कहीं घूम रहा है। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जो ये सर्कुलर पाथ है सिर्फ इसी पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा जिसकी एनर्जी फिक्स होगी सिर्फ यहाँ पे, या फिर अगला लेवल होगा उसके ऊपर मिलेगा, यहाँ पे इनके बीच में नहीं मिलेगा। ऐसे ही नेक्स्ट लेवल जो ये वाला होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, ये लाइन जो ड्रॉ कर रही हूँ सर्कुलर वाली, यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन इनके बीच में जो एरिया है वहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, कि ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घूम रहा है, अपनी मर्जी से फिक्स कर दिया इन्होंने कि इसी ऑर्बिट में घूमेगा। और इस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी ये बताने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उसको बोलेंगे बोहर फॉर्मूला। क्या बोल देंगे, बोहर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो बोहर ने एक फॉर्मूला दिया था एनर्जी के लिए, वो क्या है, En = -2 π² me⁴ n²h²। ठीक है, इसको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है नहीं, न्यूमेरिकल जब करोगे तो ये वाला आएगा। तो 2 पाई की वैल्यू रखी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा, और h की वैल्यू रखी, तो वो आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और n को n रखा, क्योंकि n क्या है, ये वैल्यूज़ है, 1 है, 2 है, 3 है, कौन सा शेल है उस पर डिपेंड करेगा n। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से देखते हैं कि क्वांटाइजेशन को कैसे बोल सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू है एनर्जी की, ये तो कांस्टेंट है 13.6, तो डिपेंड किसके पर कर रहा है, सिर्फ एन पे डिपेंड कर रहा है, ये उसके स्क्वायर पे। मतलब एन एनर्जी क्या है, एन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और एन क्या है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5। ऐसा थोड़ी होगा कि शेल नंबर किसी का 0.5 है, कि आधा ऑर्बिट कहीं पे है, नहीं है। ऐसे 3/4 किसी को नहीं बोल सकते कि 3/4 ऑर्बिट है। ऑर्बिट क्या तो पहला होगा, या फिर दूसरा, या तीसरा, चौथा, तो वो क्या होगा, एक फिक्स नंबर हो गया। तो इसी तरह से एनर्जी क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है किसी नंबर का। इसका 13.6 को है उससे डिवाइड कर दिया है n से, तो वो क्या है कि किसी इंटीग्रल वैल्यू होगी, कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं होगा। और इसी को क्या बोला था, क्वांटाइजेशन।
ठीक है, या तो एनर्जी इतनी होगी फर्स्ट ऑर्बिट के, तो उसके मल्टीप्लिकेशन में जितने जाते जाओगे उतना होगा, कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं होगी। वही क्या बोला इसने, क्वांटाइज्ड। आई होप ये क्वांटाइज्ड वर्ड समझ आया होगा कि कोई फिक्स वैल्यू है और उसके मल्टीपल्स में नेक्स्ट वाली वैल्यूज आती जा रही। कोई भी रैंडम इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से इस एनर्जी पे नहीं घूम सकता, ऐसा समझो इसको। जैसे कि न्यूक्लियस से इतना जितना डिस्टेंस होगा, यहाँ पे अलग वैल्यू होगी एनर्जी की, यहाँ पे अलग अलग अलग, यहाँ पे मतलब जितने डिस्टेंस तक जाते जाओगे एनर्जी की वैल्यू चेंज होती जाएगी। और इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ वैल्यूज़ पे ही घूम सकता है, ना कि कहीं पे भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फिक्स वैल्यू रख सकता है, यही है। अब हम करते हैं कि कुछ फॉर्मूला जो इसने दिए थे, बोहर ने दिए थे या फिर इससे ड्राइव किए थे, उनको कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाले। पोस्टुलेट्स और यही सब थे। और फिर एक ये होगा कि एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है, ये वाली, इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं, और फॉर्मूलाज इन जस्ट, ठीक है। तो बोहर का मॉडल बहुत बड़ा कुछ नहीं है, सिंपल सा मॉडल है जो अभी फेल भी हो चुका है, कि इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, ये ध्यान रखना। और अगर फिक्स कर दिया तो एनर्जी क्या हो गई, क्वांटाइज्ड हो गई, और एनर्जी का फॉर्मूला ये। तो अभी सामने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं, इनको बड़े अच्छे से मन से याद कर लेना, बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो इनमें है बोहर का जो मॉडल था, उन्होंने ई एनर्जी का फॉर्मूला दिया था जिसको बोला था बोहर फॉर्मूला, और वो किसके बराबर था, En = -2 π² m e⁴ n² h²। ये क्या है, एनर्जी है किसी भी n के लिए। n को क्या है, स्टेट्स हैं, जैसे n = 1 पुट कर दोगे तो पहले ऑर्बिट का आ जाएगा, n = 2 पुट करोगे तो सेकंड का आएगा, ऐसे n की वैल्यू के अकॉर्डिंग एनर्जी की वैल्यू। बेसिक फॉर्मूला ये है। अब इसमें क्या है, जब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 और पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर लेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखेंगे, और h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट रखेंगे, तो फिर ये आ गया ये वाली वैल्यूज जूल पर एटम में, -2.18 × 10⁻⁻18 अपॉन n² जूल पर एटम। यही एनर्जी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट पुट करके वैल्यूज निकालिए, और ये आपको याद रखना है पूरा, ये वैल्यू बहुत काम आने वाली है। इसके बाद अगर ये जूल्स में है, इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या होगा, -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये होगा। और इसको किलो जूल में करना है पर मोल में, मोल को लेके, तो वैल्यू आएगी -1312 अपॉन n² किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इनमें सिर्फ यूनिट्स का डिफरेंस है, कन्वर्जन क्या है। अभी जैसे अगर आप लोग बोलोगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई किया है, इसको सॉल्व किया है, तो फिर ये आ गया, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला ये है, अलग अलग यूनिट्स में इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये तीनों के तीनों आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम में आप बैठ के पाई की वैल्यू, एम की वैल्यू, एच की वैल्यू, या फिर इनको कन्वर्ट तो नहीं करोगे कि जूल को चलो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ से, या फिर इसको किलो जूल पर मोल में करना है तो फिर इसको Na की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा तो नहीं करोगे। तो ये तीनों के तीनों आपको याद होने चाहिए। इतना समझ आ गया, ये फॉर्मूला याद कर लेना एनर्जी के लिए। अब ये तो था हाइड्रोजन के लिए, ये हाइड्रोजन के लिए था। अगर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, पिछली क्लास में बताया था हाइड्रोजन लाइक क्या होता है, हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम +3, आगे ऐसे जाओगे जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन लाइक। उनकी एनर्जी किसके बराबर होगी, तो ये जो वैल्यूज तुमने याद किया ना, जो फॉर्मूले, उसको सिर्फ z² से मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ क्या करना है, z² से मल्टीप्लाई। z किस पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, ऐसे पुट करते जाओगे इनके स्क्वायर को। तो हाइड्रोजन के याद कर लो, सिर्फ हाइड्रोजन लाइक का क्या हो जाएगा, इनकी वैल्यूज़ को z² से मल्टीप्लाई करना है, वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन लाइक का आ जाएगा। इसी तरह से उसने जो 4th पोस्टुलेट दिया था वो क्या था, अभी हमने पढ़ा कि जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, पढ़ा। इसी तरह उन्होंने बोला कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो भी क्वांटाइज्ड होता है, मतलब उसकी भी एक इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करके फिक्स वैल्यू को फिर वैल्यू आ जाएगी, मतलब एक फिक्स वैल्यू होगी, उसको 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर करके अलग अलग स्टेट्स का एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पहले ये देखो, एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अगर लीनियर मोमेंटम निकालते तो लीनियर वेलोसिटी लेते, और एंगुलर निकाले तो एंगुलर वेलोसिटी होगी अपन I इंटू ओमेगा से डिनोट करेंगे, इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब इनर्शिया होता है m इंटू r², और ओमेगा होता है v/r, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया mvr। मतलब ये जो वैल्यू है mvr, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। टोटल जो है, जो ये mvr, इनके मल्टीप्लिकेशन को बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम।
ठीक है। ये सिर्फ इसलिए बताया कि अगर क्वेश्चन में कहीं थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछें कि वेलोसिटी की वैल्यू बता दो और बाकी वैल्यूज़ आपको गिवन है, या फिर इनर्शिया पूछ ले आपसे कि उसका इनर्शिया कितना होगा, तो बाकी चीज़ें आप करके पुट वगैरह करके आप देख लेना इसको, ठीक है। इसको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस I इंटू ओमेगा इज इक्वल टू MVR, ठीक है। और इसने बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर है, NH/2π, ठीक है। तो ये क्या, ये H/2π है, ये कांस्टेंट नहीं है कि H की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट पुट करोगे, 2 तो कांस्टेंट है और पाई, ये तीनों के तीनों क्या हो गए, कांस्टेंट। मतलब किसी कांस्टेंट वैल्यू को n से मल्टीप्लाई कर करके क्या निकाल रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड हो गया, फिक्स वैल्यू होगी ना, इतनी होगी, या फिर इससे मल्टीप्लाई करके डबल होगी, ट्रिपल होगी, फोर्थ होगी, ये होगी। अब यहाँ पे रेडियस, कोई भी Rn जो है हाइड्रोजन एटम की, अगर किसी ऑर्बिट की रेडियस निकालनी, तो फॉर्मूला है n²h² 4π² mz², ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला, इसको याद नहीं रखना है, रखना चाहो रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मेन क्या है, Rn इज इक्वल टू n² R0। R कोई भी जो n वैल्यू होगी उसके लिए रेडियस क्या होगी, n² R0, और यहाँ पे R0 की वैल्यू क्या होगी, 52.9 पिकोमीटर या फिर 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये सिर्फ यूनिट की बात है, जहाँ पे भी करना चाहो तो इसको सिर्फ इतना याद रखना, 52.9 पिकोमीटर। पिकोमीटर को मीटर में, एंगस्ट्रॉम में, सेंटीमीटर में, जिसमें चाहो कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो यूनिट यहाँ पे R0 की रखोगे वही इस R की वैल्यू में आएगी, ठीक है। ऐसा मत कर देना यहाँ पे पिकोमीटर रखा है और क्वेश्चन में पूछा मीटर में और उसको सिर्फ वही टिक करके आ गया आंसर, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। उसको पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सिर्फ ये ध्यान रखना है, Rn इज इक्वल टू n² R0, R0 की वैल्यू 52.9 पिकोमीटर, या फिर Rn इज इक्वल टू 52.9 इंटू n² पिकोमीटर। इतना ध्यान रख लोगे तो अभी काम चल जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया हाइड्रोजन के लिए, लेकिन हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स जो होंगे उनके लिए क्या करना है, जेड से डिवाइड कर देना। जो ये वैल्यू आ रही है उसी फॉर्मूले को सिर्फ जेड से डिवाइड किया, यानी कि n² R0 तो था ही, उसको जेड से डिवाइड कर दिया, तो वो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल की रेडियस का बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। सिंपल है। एनर्जी हो, रेडियस हो, वेलोसिटी हो, या फिर जो रेडबर्ग फॉर्मूला हमने लगाया था उसमें क्या करना है, या तो जेड² से मल्टीप्लाई करना है या जेड से डिवाइड करना है। जेड पे डिपेंड करता है हाइड्रोजन लाइक के लिए, तो सिर्फ क्या करो, या तो हाइड्रोजन लाइक की याद कर लो, डायरेक्ट क्या करो, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के जो फॉर्मूलेज हैं उनको रख लो, उनको याद कर लो अच्छे से, और फिर जेड की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो हाइड्रोजन का आ जाएगा। इतना कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये हाइड्रोजन का था या हाइड्रोजन लाइक का, ओके। अब वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी होती है हाइड्रोजन की 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड में है। ये ध्यान रखना है, सेंटीमीटर पर सेकंड में है, मीटर में करना पड़ेगा तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपॉन n से डिवाइड किया है, कौन से ऑर्बिट की निकाल रहे हो उसके अकॉर्डिंग। इसी तरह जब हाइड्रोजन लाइक की करोगे तो उसको जेड से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, हाइड्रोजन लाइक की याद कर लो, और फिर जहाँ पे हाइड्रोजन का पूछा हो जेड की वैल्यू 1 पुट कर दो, ओके। इनको एक वीडियो आएगी जिसमें पूरा कंपाइल करके मैं आपको पूरे के पूरे फॉर्मूलेज बताऊंगी, सारी ट्रिक्स वगैरह कैसे याद रखना है पूरा, ठीक है। लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो उससे पहले, क्योंकि अगर लोग वीडियोस देखेंगे नहीं तो फिर मेरा मन नहीं करता बनाने का, कि कोई देख ही नहीं रहा है तो क्यों बनाने वीडियोस। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करना मत भूला करो वीडियो को, अगर अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक किया करो उसको। तो अभी क्या है, एक दो बातें और जो है वो डिस्कस कर लेते हैं बोर के मॉडल की। इन्होंने बोला था एक ग्राउंड स्टेट या फिर नॉर्मल स्टेट क्या होती है। अब देखो, ग्राउंड या फिर नॉर्मल, नाम से ही पता नहीं चल रहा कि ग्राउंड में होगा, उसकी कोई एनर्जी नहीं होगी, ना उसने एनर्जी ली है ना दी है, ग्राउंड है, नॉर्मल है। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता रहे अपने ऑर्बिट में, जहाँ पे उसने ना तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी किसी से ली है ना एनर्जी दी है अपनी, या फिर सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हो, जब इलेक्ट्रॉन अपनी लोवेस्ट एनर्जी में होता है, जब लोवेस्ट एनर्जी में होता है तो आराम से घूमता रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल है, ग्राउंड स्टेट में। सिंपल समझ आ गया। अब मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमता रहेगा अपना, बस सबसे पास वाला जो ऑर्बिट होगा उसमें घूमेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल या ग्राउंड स्टेट। उसके बाद बात करते हैं कि जो एनर्जी की वैल्यू है वो नेगेटिव लिखी है मैंने। En का जो फॉर्मूला आया था, ध्यान दिया तो हमने क्या किया है, -13.6 अपॉन n² लिखा है। एनर्जी के आगे हमेशा नेगेटिव सिंबल लगाया है, मतलब एनर्जी नेगेटिव लेके चल रहे हैं। क्यों लेके चल रहे हैं, अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है और मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो बोर ने क्या बोला है कि जो इनफाइनाइट डिस्टेंस होगी, जहाँ पे पॉजिटिव जो चार्ज न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्टिव फोर्स काम ना करे, काम करना बंद कर जाए, मतलब यहाँ तक मान लो कि ये यहाँ पे इसका फोर्स काम करना बंद कर गया है,
कोई फील्ड नहीं है इसका, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो जो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख दिया गया तो इन दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए इस एनर्जी को, यहाँ पे जो एनर्जी होगी उसको बोला गया है 0 एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 0 है तो इसके पास आओगे तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में। यहाँ पे 0, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की थोड़ी थोड़ी एनर्जी लूज होती जाएगी, उसको तो 0 से जब एनर्जी और निकाल दी, तुमने पहले ही 0 थी और निकाली तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है एनर्जी की वो हमेशा नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जो इनफाइनाइट डिस्टेंस हमने मानी, या फिर आयनाइजेशन बोल सकते हो। आयनाइजेशन कब होता है, जब आप इलेक्ट्रॉन को उठा के इतनी दूर रख दो कि उस पर न्यूक्लियस का कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो उसको क्या वहाँ पे उस एनर्जी को 0 माना है। जब इतनी डिस्टेंस पे 0 तो पास आता जाएगा, एनर्जी लूज करता जाएगा तो वो नेगेटिव में आ जाएगी एनर्जी। समझ आ गया ये एनर्जी के आगे नेगेटिव सिंबल क्यों लगाया है। और इस नेगेटिव सिंबल को भूलना मत, जब MCQ आएगा तो वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन पक्का ऐसे मिलेंगे जिसमें वैल्यू सेम होंगे और पॉजिटिव नेगेटिव होगा, और फिर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये था एक और पोस्टुलेट। इसके बाद अगर बात करते हैं स्पेक्ट्रा कैसे एक्सप्लेन किया है बोर ने जो था। अभी इन्होंने क्या बोला बोर ने कि कुछ लेवल्स होते हैं, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ऐसे मान के चलो ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, इसका ये n = 1 2 3 4 ऐसे लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं जो फिक्स एनर्जी के। बोर ने बोला था फिक्स एनर्जी के होंगे। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा ग्राउंड स्टेट में। इन्होंने क्या बोला कि एनर्जी अब्जॉर्ब या एमिट करके इलेक्ट्रॉन जंप करता है या फिर वापस आता है। क्या बोला कि जब इस इलेक्ट्रॉन को मैं एनर्जी दूंगा, इतनी एनर्जी जब मैं इसको दे दूंगा, इतनी डिफरेंस वाली एनर्जी दे दूंगा तो ये उठ के यहाँ जा सकता है। इतनी एनर्जी अगर दे दूँगा तो ये उठ के यहाँ चला जाएगा और यहाँ चला जाएगा। तो जब मैं एनर्जी इसको डोनेट दूंगा तो ये यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है और यहाँ पे जा सकता है। तो इसने क्या कर लिया, एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में रह नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, यहाँ से फिर से अपनी एनर्जी को थोड़ी लूज़ करेगा और वापस यहाँ पे आएगा। जब ये एनर्जी को लूज़ करेगा तो एक लाइन हमें दिखेगी। ठीक है, वो क्या होगा, स्पेक्ट्रल लाइन। जो स्पेक्ट्रम में लाइन दिखती है ना हमें, वो ऐसे आएगी कि ये इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लूज़ की, जो एनर्जी आई है उससे ये लाइट हमें दिखेगी, यहाँ पे जो भी दिख रहा है। इसके बाद ये अलग अलग लाइंस क्यों आ रही, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है और यहाँ से यहाँ भी आ सकता है। तो थोड़ा सा समझ आ रहा है, सीढ़ियाँ समझो जैसे स्टेयर्स होती है, तो क्या करोगे, एनर्जी लगती है ना ऊपर जाने में, तो हम एनर्जी जब देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाते हैं, लेकिन जब हम वापस आते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और कभी कभी क्या करते हैं, हम एक सीढ़ी को स्किप कर देते हैं, दूसरी पे चले जाते हैं डायरेक्ट। तो इससे क्या होता है, हम किसी भी इस पे आ सकता है इलेक्ट्रॉन इसी तरह से। ये क्या है, स्टेयर्स है। एनर्जी ली यहाँ से, फिर यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे और यहाँ पे। जितनी एनर्जी की रेडिएशंस को रिलीज करेगा उसी के अकॉर्डिंग लाइंस बनती चली जाती हैं। और उससे से क्या हुआ, लाइमन के अलग लाइंस आ गई, बाल्मर के अलग आई थी, पास्चन और बैकेट के अलग आ गई थी। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा। अभी क्या है, ये मान के चलो ये हाइड्रोजन एटम है या फिर कोई भी एटम जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। बोर का मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होगा, ये बात ध्यान रखना। तो अब मान के चलो ये न्यूक्लियस है अपना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स किसी भी लेवल में हो सकते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और ये यहाँ पे जंप कर गया, या फिर ये पूछ ले कि ये वाला इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे जंप कर गया, तो ये जो एनर्जी कितनी रिलीज करेगा, कितनी अब्जॉर्ब एनर्जी करेगा, वो कैसे बताओगे। तो इनके बीच में जितना डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा उतना ही तो वो अब्जॉर्ब या रिलीज करेगा ना। इसको कैसे डिनोट कर देती हूँ मैं, डेल्टा ई, मतलब डिफरेंस ऑफ एनर्जी। तो इसकी एनर्जी को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो ये बीच वाला डिफरेंस बच जाएगा, वही मैंने डिनोट किया। ये क्या है, ये बीच का जो एनर्जी, यहाँ तक जाने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो है। ठीक है, इसको कैसे लिख देते हैं सिंपल वे में, फाइनल स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट। फाइनल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया है उसकी एनर्जी माइनस इनिशियली जहाँ पे इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी। आ गया समझ। और एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, -13.6 n²। पता है कि पहले बता चुकी हूँ, एन पे डिपेंड करेगा। अब मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ गया है, या फिर यहाँ से उठ के, पहले ये करते हैं, थर्ड से लेके इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड पे आ गया, थर्ड स्टेट से सेकंड पे आया है। तो फाइनल स्टेट क्या है इसकी, n = 2 पे आया है, और इनिशियल स्टेट क्या थी, n = 3 थी। वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, डेल्टा ई को क्या पुट कर सकती हूँ, एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट, मतलब एनर्जी ऑफ 2, n की वैल्यू 2 पुट कर दो यहाँ पे, -13.6/2 का स्क्वायर हो गया ये।
इसको इसमें से माइनस करना है एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट क्या है, n इज इक्वल टू 3, तो n की वैल्यू अगर 3 पुट करूँगी यहाँ पे तो क्या हो जाएगा -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे। अब गलती क्या करोगे तुम लोग, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लास्ट में, लेकिन तुम लोग क्या करोगे, जस्ट माइनस किया और 13.6 अपॉन 3 स्क्वायर, और फिर वैल्यू गलत आएगी आपकी। ठीक है, तो ये वाला माइनस क्या है, ये क्या है, एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट, और ये एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट। एनर्जी के फॉर्मूले में खुद से माइनस है, इसमें भी खुद से माइनस है, और ये वाला माइनस किस लिए, ये जो माइनस लगाया है। ठीक है, एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा से प्लीज़ देख लो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर में दोनों वही टाइप आंसर मिलेंगे, एग्जामिनर को पता होता है कहाँ गलती करोगे, तो एक बार वो खुद से माइनस सोल्व करके देखेगा आंसर क्या रहा है, एक बार प्लस करके देखेगा, दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो ये वाली जो चीज़ है इसको दोबारा कर लो। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन 2 से लेके 3 पर जंप कर गया है, तो 2 से लेके 3 पे गया है, तो फाइनल स्टेट तो 3 हो गई और इनिशियल स्टेट 2 हो गई। अभी फाइनल उल्टा हो जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू इधर आएगी और ये वाली इधर आ जाएगी। ठीक है, और एनर्जी का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये भी बताना है फाइनल। जो डेल्टा ई आएगा, डेल्टा ई अगर तो ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव मतलब एनर्जी लगी है, दिया है, फाइनल एनर्जी ज़्यादा है, इनिशियल कम है, तो यहाँ से लेके यहाँ पे गया, मतलब एनर्जी को अब्जॉर्ब किया है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया है। इसी तरह एनर्जी जब नेगेटिव होती है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, डेल्टा ई की वैल्यू जब पॉजिटिव आती है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाता है, और नेगेटिव आती है तो जंप करके नीचे आता है। ध्यान रख लेना, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी। एक बार में समझ नहीं आ रही है, दोबारा से देख लो इसको। हाँ, एक चीज़ और, ये जो डेल्टा ई है इसको एच म्यू भी लिख सकते हो और एच सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हो। ठीक है, एनर्जी क्या होती है, एच म्यू के बराबर तो होती है, और म्यू किसके बराबर होता है, सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो डेल्टा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ये नेगेटिव सिंबल में आएंगी और फिर बीच में नेगेटिव आएगा, इसका ध्यान रखना। अगर ये पॉजिटिव आती है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर गया है, अगर ये नेगेटिव आते तो इलेक्ट्रॉन नीचे आया है। ठीक है, डेल्टा ई की वैल्यू एच म्यू से भी डिनोट कर सकते हो, वो किसके बराबर हो जाएगी, एच सी अपॉन लैम्डा। और नॉर्मली अगर इसको करना है तो E1 माइनस E2 ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बोहर की जो यूज़फुलनेस थी मॉडल की वो क्या थी। तो बोहर की जो यूज़फुलनेस थी, मतलब क्या क्या इसने एक्सप्लेन किया उसको डिस्कस करते हैं। इन्होंने एक्सप्लेन किया स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सीधी सी बात है, जब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे थे किसी भी एनर्जी पे, और फिर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि न्यूटन के लॉ अप्लाई नहीं हो रहे, तो वो कोलैप्स क्यों नहीं कर रहा है। इन्होंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि इलेक्ट्रॉन को जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा, ना इसकी एनर्जी निकलेगी, ना ये एनर्जी अपनी लेके खुद से जंप करेगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, फिक्स कर दिया कि जब तक इसको छेड़ोगे नहीं ये इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा। तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। जब तक आप ना तो एनर्जी दोगे ना इससे एक्सट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, स्टेबल होगा एटम। आगे समझ, यही बोला था इसने। स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन किया था, अभी जो डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या आ रही थी, लाइन्स आ रही थी, वही क्या है, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। इसको थोड़ा बताती हूँ। ये मान लो लेवल्स को मैं ऐसे डिनोट कर रही हूँ स्टेयर्स में, n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। ये ऑर्बिट्स है। ठीक है, इसको सिंपल डिनोट कर दिया, बट ये ऑर्बिट्स जो इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ घूम रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ पे चला गया एनर्जी देके, जैसे हम गैस को आयनाइज करते हैं या फिर हीट करते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे उसके अंदर से, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो ये हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी है। मान लो ये एनर्जी लेके यहाँ पे पहुँच गया या फिर यहाँ पे पहुँच गया, मान लो। ठीक है, ये एनर्जी लेके यहाँ पे पहुँचा, तो अब ये हमेशा इस एनर्जी में नहीं रह सकता, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। ठीक है, कुछ ही माइक्रो नैनो सेकेंड्स में क्या आएगा, ये वापस आएगा। तो ये क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज़ करेगा और यहाँ पे आ सकता है, या फिर एनर्जी को रिलीज़ करेगा यहाँ पे आ जाएगा। और जो एनर्जी रिलीज़ होती है वही क्या होती है, स्पेक्ट्रोग्राफ पे रे की फॉर्म में, कलर की फॉर्म में, या फिर लाइट की जो लाइन होती है उसके फॉर्म में डिस्प्ले हो जाती है। तो ये एनर्जी जो रिलीज़ करेगा उससे क्या हो गया, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन हो गया। अब आ गया लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स इन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा था, उसमें लाइमन ने भी अपनी लाइन्स दी थी, बार्मन ने दी थी, ब्रैकेट और फंड ने अलग से दी थी। तो ये क्यों दी थी, अब मान लो इलेक्ट्रॉन जाके n इज इक्वल टू 4 पे गया है। ठीक है, 4 पे जाने के बाद एनर्जी इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ पे आ जाए तो एक लाइन आ गई। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो है ना, ये यहाँ पे आ जाए n इज इक्वल टू 2 पे, तो दूसरी लाइन भी आ गई। फिर ये इधर भी आ सकता है तो तीसरी लाइन आ गई। ऐसे ही क्या करते हैं, मल्टीपल स्टेप्स में जब जाता है इलेक्ट्रॉन तो उसको क्या बोलते हैं। अब ये भी कर सकता है, ये पहले यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, या फिर ये यहाँ आ गया, फिर डायरेक्ट यहाँ आ गया।
तो इससे क्या करते हैं, अलग अलग लाइन्स बन जाती हैं, ठीक है। और जहाँ से शुरू करेगा, मान लो कि n इज इक्वल टू 4 पे था, तो ये क्या था, लाइगमैन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अकॉर्डिंग n इज इक्वल टू 4 था, तो ये n इज इक्वल टू 4 से जंप लगा रहा है इधर आके, तो ये जो लाइन्स आएंगी वो ब्रैकेट की आ जाएंगी। अगर इलेक्ट्रॉन इतना एक्साइट होता है कि n इज इक्वल टू 5 पे चला जाए, तो वो फंड की लाइन आ जाती। इसी तरह से अगर सिर्फ n इज इक्वल टू 2 तक जाता तो क्या हो जाता, n इज इक्वल टू लाइमन बाल्मर की आ जाती। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है, समझ नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। और नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, हम बोर की जो वीकनेस थी, लिमिटेशंस थी, उनको डिस्कस करेंगे, और साथ के साथ करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं इससे, तो एक बार हर एक टाइप के एक एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते रहिएगा।